हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कौटिल्य एकेडमी इंदौर में आप सबका स्वागत है। मैं दर्शित जैन। आज एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इससे मेंस के अच्छे खासे क्वेश्चन बने भी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि क्या है। जो एक जनरल डेफिनेशन, एक जनरल बात है कि भाई हम अनएम्प्लॉयमेंट मान किसे रहे। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक व्यक्ति के पास में कोई कार्य नहीं है, एक स्पेसिफिक वर्क नहीं है, उसे एक अनएम्प्लॉयमेंट का तरीका मान लिया गया। लेकिन इसे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है, अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट के केस में जा सकते हैं। ठीक, पहले अगर इन जनरल हम डेफिनेशन वाइज अगर इसकी बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि unemployment is a critical issue that can greatly impact any government's performance. To effectively address it, it is crucial to comprehend how unemployment is defined and measured, particularly in developing economies, including in India या जो इंडिया जैसी इकोनॉमीज है वहां पे। जैसे अगर हम यहाँ पर इन जनरल बात कर रहे हैं उसको डिफाइन करने की एज अ डेफिनेशन, तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है, नॉट एन सिनोनिमस विद जॉबलेसनेस। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास में कोई जॉब नहीं है, कोई एक तरीके से नौकरी नहीं है, तो ही वो अनएम्प्लॉयमेंट के केस में माना गया। उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव है। जैसे कि द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस अनएम्प्लॉयमेंट एज एन इंडिविजुअल बीइंग आउट ऑफ जॉब, available to take a job and actively engaged in searching for a work. It encompasses the three criterias. तीन क्राइटेरिया है। पहला कि जॉब का ना होना। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया, दूसरी जो चीज है दैट इज अवेलेबल टू टेक अ जॉब, उसके लिए अवेलेबल होना, लेकिन जॉब के लिए अवेलेबल तो है बट जॉब नहीं है। ठीक, और तीसरी कंडीशन एक्टिवली इंगेज्ड इन सर्चिंग फॉर वर्क, यानी कि आप काम ढूंढने के लिए लगातार तत्पर है, लगातार लगे हुए हैं उस काम को ढूंढने के लिए, तो उसे एक तीसरी सिचुएशन मान लिया गया। जैसे कि यहां पर इसको समझते हैं, आउट ऑफ जॉब अगर बात चल रही है, आउट ऑफ जॉब का मतलब एन इंडिविजुअल मस्ट लैक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में एक स्थिर एम्प्लॉयमेंट या एक स्थिर रोजगार जो हो सकता है, जिसे हम कहते हैं, वो स्थिर रोजगार अगर अवेलेबल ना हो, आउट ऑफ जॉब बोल दिया जाएगा। यानी कि मस्ट लाइक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल तो हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन लगातार वो क्या होता रहे, जैसे कि जिसको हम एक तरीके से मान सकते हैं कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का केस बनता है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का जो केस बनता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मौसम के हिसाब से लगातार चेंज होता रहेगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक जॉब से किसी दूसरी जॉब में स्विच होना, तो वो फ्रिक्शनल के केस में जाता है। तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ही आपका आउट ऑफ जॉब केस बनेगा, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल मस्ट लैक फॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं होना। दूसरा, अवेलेबल फॉर वर्क, दे शुड बी विलिंग एंड एबल टू टेक ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी कार्य को करने के लिए विलिंग, यानी कि उसकी इच्छा से वो कार्य करना चाहता है, एबल यानी कि उस कार्य को करने में सक्षम होना चाहिए। एक इच्छा और दूसरी उसकी सक्षमता, इन दोनों को यहां पर मुद्दा बनाया गया, इन दोनों को यहां पर एक मेजर पॉइंट रखा गया है। जब कोई व्यक्ति कार्य के लिए अवेलेबल है तो उसकी इच्छा और उसकी सक्षमता के अनुसार उसे जो कार्य दिया जा रहा है तो वो अवेलेबल फॉर वर्क की कैटेगरी में जाएगा। एक्टिवली जॉब हंटिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज फर्दर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव एफर्ट्स टू सीक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। कोई व्यक्ति अगर लगातार नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए लगा हुआ है या उसकी सर्चिंग में लगा हुआ है, तो वो एक तरीके का जॉब हंटिंग, उसको हम जनरल वे में कहकर चलते, जॉब हंटिंग वो बोला जाता है। ठीक, अब यानी कि इफ अ पर्सन is able to do a work but do not have any work in a specific period of time। ठीक है, जैसे कि समझिए इसको, हम यहां पर देखें, ये एक आदमी, ठीक है, ये किसी कार्य को करने में सक्षम तो है, ठीक है, एबल टू डू अ वर्क, एबल टू डू अ वर्क, ठीक है, बट डोंट हैव एनी वर्क, डोंट हैव एनी वर्क।
एबल टू डू अ वर्क बट डोंट हैव एनी वर्क, यानी कि कार्य करने में सक्षम तो है लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई कार्य नहीं है, अगर कोई कार्य नहीं है, वर्क नहीं है, नो वर्क, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसको हम जनरल केस में अनएम्प्लॉयमेंट मान के चल रहे हैं। अब यहां पर इसके टाइप्स को देखने से भी पहले हम कोशिश करेंगे कि जिससे सब इसको ऐसे समझते हैं। लेट्स से जो पॉपुलेशन है आपकी, टोटल पॉपुलेशन, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज, ठीक है। 4 हम वर्गों में जनसंख्या को यहां पर विभाजित करके रखते हैं। जो टोटल पॉपुलेशन है किसी कंट्री में वो 4 भागों में हमने विभाजित कर दी, ठीक। कैटेगरी नंबर फर्स्ट, कैटेगरी नंबर फर्स्ट जो होती है, कैटेगरी नंबर फर्स्ट में कौन आएंगे? 15 टू 65 ईयर्स, 15 टू 65 ईयर्स के वो सारे लोग हु आर वर्किंग इन द प्रेजेंट टाइम, वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि 15 से 65 साल के वे लोग, वे सभी लोग जो वर्तमान में किसी ना किसी कार्य में एक तरीके से कार्यरत है, इन्वॉल्व इन एनी वर्क, तो उन लोगों को हमने कैटेगरी नंबर फर्स्ट में ले दिया। कैटेगरी नंबर 2 की अगर बात करें तो कैटेगरी नंबर 2 में कौन जाएंगे? कैटेगरी नंबर 2 के अंदर होते हैं 15 से 65 वर्ष आयु के, 65 ईयर्स तक की एज के वे सभी लोग जो अभी हम बात कर रहे थे, नॉन वर्किंग, बट सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, नॉन वर्किंग बट सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उस जो एक जोन है उसको हमने कैटेगरी नंबर 2 नाम दिया है। यहाँ पर 15 से 65 वर्ष आयु के वे सारे लोग जो अभी कार्यरत नहीं है लेकिन किसी कार्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, सीकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, उनको कैटेगरी नंबर 2 में हमने यहाँ पर रख दिया। कैटेगरी नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 टू 65 ईयर्स के वे सभी लोग आएंगे, ठीक है, जो कि नॉन वर्किंग, नॉन वर्किंग नॉर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, नॉर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, नॉर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 15 से 65 वर्ष आयु के वे सभी लोग जो कि अभी किसी कार्य में कार्यरत भी नहीं है और कार्य करना भी नहीं चाहते, किसी कार्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत भी नहीं है, ना तो वर्किंग है ना किसी वर्किंग काम के लिए वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए सीख कर रहे हैं, तो उनको हमने कैटेगरी नंबर 3 में रखा हुआ है। ये एक तरीके की डोमेस्टिक कैटेगरी मानी जाती है, इसको डोमेस्टिक कैटेगरी कह के चलते हैं। जैसे सपोज करिए अगर कोई व्यक्ति है तो अगर वो कोई कार्य नहीं कर रहा है और ना ही किसी कार्य के लिए प्रयासरत है, ना ही कोई कार्य जो है वो करना चाहता है, नॉट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, नॉट वर्किंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली क्या मान लिया जाएगा? कैटेगरी नंबर 3 का पार्ट मान लिया जाएगा। अब कैटेगरी नंबर 4, अब कैटेगरी नंबर 4 में कौन जा रहे हैं? कैटेगरी नंबर 4 में वे सभी लोग जा रहे हैं कैटेगरी नंबर 4 के अंदर। कैटेगरी 4 की अगर हम बात करें तो कैटेगरी 4 में कौन? जिनकी एज 15 बिलो और 65 अबव है। जो लोग पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो उनमें से वो लोग जिनकी एज 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक है उनको कैटेगरी नंबर 4 में हमने रख दिया। अब इसमें अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो ये ऐसा कुछ कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन क्या बन जाएगी? कैटेगरी नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन 1 2 3 4।
इन चारों को ऐड कर देंगे तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको टोटल पॉपुलेशन बोल देते हैं। अब इसमें से जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लेबर वर्क है, लेबर फोर्स है, वो लेबर फोर्स क्या मानी जाएगी, ये कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2, इसको हम लेबर फोर्स बोलेंगे। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स क्यों बोल रहे हैं लेबर फोर्स इसको, क्योंकि देखो कार्य कौन कर रहा है, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 वाला कार्य कर रहा है, यही कार्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत है और यही कार्य कर रहा है। तीसरे नंबर का जो कैटेगरी है, ना तो वो कार्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, ना कोई कार्य कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हट गया। चौथी कैटेगरी में हमने 15 से बिलो वाले और 65 से अबव वाले लोगों को लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली हट गए। तो यानी कि 3 और 4 इसमें काउंट नहीं होंगे, और 1 और 2 इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारी लेबर फोर्स होती है। तो जब कभी भी आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट होगा उसकी बात करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन किसका देखते हैं, सबसे पहले बात किसकी करते हैं, जो लेबर फोर्स है हमारी उसकी, कि लेबर फोर्स हमारी क्या बनेगी, लेबर फोर्स कितनी होगी, इसी के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट को निकाला जाता है। उसकी बात आगे करेंगे हम कि किस तरीके से वो अनएम्प्लॉयमेंट बन रहा है। बट यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में एज वाइज, एज के हिसाब से, और जो एज का क्राइटेरिया रखा गया वो रखा गया 15 टू 65 ईयर्स, 15 से 65। ठीक है, इसे नीचे वाला भी वर्किंग कैटेगरी में नहीं माना जाएगा और इससे ऊपर वाला भी वर्किंग कैटेगरी में नहीं मान सकते हैं। तो पहले वाले तो वर्किंग हो गए, दूसरे वाले लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, तीसरे वाले जो है वो कार्य के लिए सक्षम है ही नहीं या कार्य करना ही नहीं चाहते किसी तरीके से, और फोर्थ नंबर जो हो गया वो 15 से कम और 65 से अधिक। ठीक, इनसे हमारा ये टोटल पॉपुलेशन का एक ऐसा एक सिंबलाइज एक ग्राफ जनरेट होता है। ठीक, आगे चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। इसके टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले नाम आ रहा है यहां पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से भी अगर इन जनरल हम उससे पहले बात करें तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कुछ हमारे पास में वॉलेंटरी हो और कुछ हमारे पास में इनवॉलेंटरी हो। जैसे कि अगर हम यहां इसको देखें, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि वॉलेंटरी का मतलब तो स्वैच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक यानी कि खुद की इच्छा से, या ऐच्छिक हम जिसको बोल देते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वयं से, जैसे कैटेगरी नंबर 3 में हमने जिन लोगों की बात की, अगर कोई व्यक्ति अपने ही पर्सनल रीजंस की वजह से, इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द सेल्फ रीजंस, पर्सनल रीजंस, दैट वुड बी बेसिकली नोन एज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इफ यू टॉक अबाउट इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहां पर क्या होगा, इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंटल रीजंस हो सकते हैं, सोसाइटी रीजंस हो सकते हैं, कोई इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक आपका कोई कारण बन गए, उन सबको इनवॉलेंटरी हमने रीजन माना है, इनवॉलेंटरी टाइप माना है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो यानी कि एक तरफ तो आदमी अगर खुद से अगर ये कहता है कि मैं किसी काम को नहीं करना चाहता, तो वो एक तरीके का वॉलेंटरी बोला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सोशियो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके पास में अनएम्प्लॉयड है, तो वो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर और भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम पहला ले रहे हैं यहाँ पर, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन नेसेसरी, ऑफन फाउंड इन अनऑर्गेनाइज्ड और एग्रीकल्चर सेक्टर। एक सिंपल सी लाइन यहां पर दी हुई है कि मोर पीपल आर अनएम्प्लॉयड देन नेसेसरी, यानी कि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज्यादा लोगों को अगर रोजगार दिया हुआ है, तो वो एक प्रछन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एग्रीकल्चर यहां पर कैसे दिया, जैसे सपोज करिए यहां पर एक जनरल, कई बार आपने भी सुना हुआ एग्जांपल की, एक खेत है, इट इज अ फील्ड। इस खेत को पूरी तरह से तैयार करने में, ठीक है, जीरो टू स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको तैयार करने में, यदि मान लीजिए अगर 5 लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें बुआई वगैरह, रुपाई वगैरह जितने भी प्रोसेस होंगे उन सब के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन 5 की जगह अगर इस खेत में 10 लोग अगर कार्यरत हैं, 10 लोग अगर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। कैसे,
कि जो रेम्यूनरेशन आपका 5 लोगों में डिवाइड होना था, जितना पैसा आपका 5 लोगों में बंटना था, जैसे सपोज करिए अगर खेत से कमाई होती 100 रुपए, और तो वो अगर 5 लोगों में डिवाइड होनी थी, तो 20-20 रुपए हर व्यक्ति को एक अपना जो पोर्शन है वो मिल जाता, 20 रुपीज पर पर्सन। लेकिन जैसे ही अगर वहां पर अगर हमने नंबर ऑफ लेबर्स की जो वो नंबर है वो बढ़ा दिया, 10 कर दिए, तो अब ये 20 रुपए कितने में डिवाइड हो जाएंगे? अब ये 100 रुपए कितने में डिवाइड हो जाएंगे? 10 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 लोगों में डिवाइड होंगे तो पर हेड कितना आया? 10 रुपए। यानी कि जहां पर हेड पहले आपको 20 रुपए आना चाहिए था, वो अब आपके पास में कितना आ रहा है? 10 रुपए आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमें रिक्वायरमेंट कम लोगों की है, ठीक है, एम्प्लॉयड देन नेसेसरी, और उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉयड हो रखे हैं तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक केस बन जाता है। उसमें दिक्कत प्रॉब्लम कहां है इसके अंदर? जैसा अगर एम्प्लॉयमेंट तो फिर भी दे ही रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम आती है उस व्यक्ति के अनएम्प्लॉयड होने की जो इसको डिजर्व करता था। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस कार्य को करने में अगर डिजर्विंग एक कैंडिडेट माना गया होता, तो वो यहां पर कार्य करने के लिए आता। लेकिन जब ऑटोमेटिकली वर्कर्स की संख्या बढ़ चुकी है, जब 5 की जरूरत थी और 10 लोग हायर्ड हैं, तो 11वां जो व्यक्ति है जो लिटरली किसी कार्य को करने में बिल्कुल एकदम एक वी कैन से बेटर देन द ओल्ड 10 अदर्स, जो सारे 10 लोग हमने एम्प्लॉय किए हैं, हायर किए हैं, उनसे बेटर वो 11वां पर्सन। अब तो लेकिन है तो अनएम्प्लॉयड। तो दिस इज बेसिकली द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न का मतलब होता है छिपी हुई, ठीक है, हाइडेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हिडन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का एक जनरली टाइप बनता है, कई बार इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जा सकता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको बोल के चल सकते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, उतना ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि सपोज करिए एक फार्मर है, उसके पास 1 बीघा जमीन है कुल टोटल, ठीक, 1 बीघा जमीन है, वो खेती कर रहा है, उसकी शादी हुई, उसके 2 बच्चे हुए। अब 2 बच्चे हुए तो वो जो 1 बीघा लैंड थी वो कितने में डिवाइड हो गई? 2 लोगों में डिवाइड हो गई। अब 2 लोगों में डिवाइड हुई तो आधा आधा बीघा डिवाइड हो गई। फिर मान लीजिए उन 2 बच्चों की भी आगे चल के उनकी शादी और उनके भी 2-2 बच्चे हो गए, तो वही जो आपके पास 100% आपका 100 वैल्यू थी, वो 100 वैल्यू अब कितने में डिवाइड हो गई? 25 में डिवाइड हो गई। देन फर्दर धीरे धीरे चलते एक समय ऐसा आएगा कि वो लैंड जो है बिल्कुल एक माइन्यूट मिनिमम पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, और वो एक तरीके से आपको प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं पाएगी। जो प्रोडक्टिविटी उसको देनी चाहिए थी, वो प्रोडक्टिविटी वो डिलीवर ही नहीं कर पाएगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए यहां पर ये एग्रीकल्चर वर्ड या अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड नाम लिया गया है। यानी कि पॉपुलेशन के बढ़ने से हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए काफी ज्यादा अगर इंडिया की अगर हम बात करें भारत में, तो ये कुछ ऐसा एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट का टाइप है जो सबसे ज्यादा देखने में आता है। सबसे ज्यादा अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट देखने में आएगा तो दैट इज बेसिकली द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरे नंबर पर बात आ रही है यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर कहा जा रहा है कि अराइजेस फ्रॉम अ मिसमैच बिटवीन skills and job availability. Many struggles to find job matching their skills, require skill development and training. सपोज करिए एक व्यक्ति है, उसके पास में स्किल है किसी किसी जैसे इफ वी कैन से इफ अ पर्सन इज स्किल्ड एज अ आर्टिस्ट, ठीक है, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी चित्रकारी करता है, एक चित्रकार है, ठीक है, पेंटर है, लेकिन पेंटर की या चित्रकार की रिक्वायरमेंट ना है और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अगर हो, मान लीजिए कोई कहते हैं म्यूजिशियन की रिक्वायरमेंट है, अब उस म्यूजिशियन की पोस्ट पर अगर मैं उस पेंटर को, उस चित्रकार को रख देता हूं, तो क्या वो वहां पर कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। यानी कि क्या कि मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब अवेलेबिलिटी, आपके पास जो स्किल्स हैं उनके हिसाब से मार्केट में जॉब अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स तो हैं, आप पढ़े लिखे, आपने सब कुछ किया हुआ है, बट उस हिसाब से मार्केट में जॉब अवेलेबिलिटी का ना होना, ये एक
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मान लिया जाएगा। इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसलिए जनरली कहा जाता है स्किल इंडिया प्रोग्राम जो जनरली मिशन जो शुरू किया गया वो कुछ इसी तरीके से इसी को लेकर शुरू किया गया स्किल इंडिया, ताकि हम लोगों में ज्यादा से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की स्किल्स को जनरेट कर सके। जितनी ज्यादा लोगों में स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी उतना ज्यादा उनका एम्प्लॉयमेंट का जो चांसेस है वो बेटर टू बेटर होता चला जाएगा डे बाई डे। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन उसके बाद में थर्ड नंबर दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे समझेंगे? अकर्स व्हेन पीपल लैक ऑफ वर्क ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सीजन्स कॉमन अमंग लेबरर्स। यानी कि एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो कि मौसम के हिसाब से चलेगा, मौसमी बेरोजगारी जिसको कहेंगे, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और उसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट का होना, ठीक है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मान लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम किसानों की बात कर लीजिए, फसल कटाई का समय है तो फसल कटाई के समय वो रबी की फसल का कटाई का समय है तो रबी की फसल के लिए एम्प्लॉयड माने जाएंगे, बाकी के टाइम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक, मान लीजिए कोई बिजनेस है, किसी व्यक्ति का कोई छोटा मोटा ऐसा बिजनेस है, इन जनरल जैसे हम बोल देते कि राखियों का बिजनेस है, तो राखियों का बिजनेस राखी के समय चलेगा, बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। हम कहते थे जैसे आइसक्रीम का बिजनेस है, छोटे एरियाज में आइसक्रीम वगैरह का बिजनेस है, अब वो गर्मी गर्मी तक आइसक्रीम चल रही है मार्केट में, सर्दियों में आइसक्रीम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। इसको सीजनल एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। लेबरर्स जो होते हैं, लेबर्स मजदूर, उनमें ये चीज थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो वो लेबर क्या है, मजदूर क्या है, एम्प्लॉयड है। जब तक सीजन चल रहा है उसका तो वो एम्प्लॉयड है। लेकिन जैसे मान लीजिए सीजन खत्म तो ऑटोमेटिकली आपका जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर के पास रिक्वायरमेंट खत्म, तो रिक्वायरमेंट खत्म तो फिर वो उस लेबर को कार्य पे नहीं रखेगा। ठीक है, इसलिए दैट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब एक जनरल आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप एम्प्लॉयड हैं, अदरवाइज तो आपको फिर हटा दिया जाएगा जॉब से। दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको माना गया है। ठीक, नेक्स्ट इज वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? पीपल आर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड विदाउट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स मेकिंग इट चैलेंजिंग टू मेंटेन द वर्क रिकॉर्ड। जस्ट लाइक जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऐसे कार्य में कार्यरत हैं जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिसकी कोई एक तरीके से ऑथेंटिकेशन नहीं है। ठीक है, जैसे फ्रीलांसिंग वर्क हो गए, अब फ्रीलांसिंग वर्क हो गए या कुछ ऐसा कार्य हो गया जहां पर आपने सामने वाले के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, सामने वाले के साथ में आपने ये सारी चीजें नहीं की हुई कि नहीं भाई मैं इतने समय तक आपके साथ में कार्य करूंगा, इस तरीके से मुझे पैसा मिलेगा, इस तरीके का मेरा सैलरी बनेगा, ठीक है, उसमें से इतना पोर्शन जो है पीएफ कट होगा, इतना पोर्शन जो है पर्टिकुलर ये चीज कट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होना, ऐसा कुछ भी नहीं होना, ये वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप बनता है। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां आती है कि आपका जो वर्क रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस कभी भी काउंटिंग कंडीशन में नहीं जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप किसी नए एम्प्लॉयर के पास जाते, तो नया एम्प्लॉयर जब आपसे पूछेगा आपके पुराने एम्प्लॉयर के बारे में, तो आपके पास वहां पर एज अ प्रूफ कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, सिवाय ये कहने की कि मैं वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे काम कर रहा था, फ्रीलांसिंग की तरह मैं वहां पे काम कर रहा था, तो हमारे पास में कोई वर्क रिकॉर्ड नहीं है। ये प्रॉब्लम करेगा कहां पर? ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा आपकी ग्रोथ में। जब कभी भी आपकी इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ का समय आएगा तो इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के टाइम पर यही चीजें जनरली देखी जाती हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जहां पर आपके रिकॉर्ड्स वगैरह को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोन लेने गए बैंक में, तो बैंक आपके वर्क रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश करता है कि भाई आप कहां पर काम करते हैं, किस जगह आपने काम किया हुआ है। तो जब आपके पास में वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होगी तो फिर वो वल्नरेबल, वो आपको हो सकता है वो फैसिलिटीज लोन वगैरह जो होना था वो आपको ना मिल पाए। तो इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज अ वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, पीपल आर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड विदाउट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वल्नरेबल बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब्स आर लॉस्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स विद सिग्निफिकेंट प्रेडिक्शन ऑफ जॉब थ्रेट्स फ्रॉम ऑटोमेशन। जैसे कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम आज की डेट में ले लेते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह लेने की कोशिश की है। यानी कि जो कार्य पहले एक मनुष्य के द्वारा किया जा रहा था, एक आदमी कर रहा था, एक ह्यूमन बीइंग कर रहा था, आज टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से वही कार्य कौन कर रहा है? एक मशीन कर रही है।
एक ऑटोमेटेड सिस्टम कर रहा है, एक ऑटोमेशन का काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस इस तरीके के हो सकते हैं जहां पर ऑटोमेशन के वजह से बहुत सारी कंपनियों ने जो अपने वर्कर्स हैं उनको काम से हटा दिया। क्यों? क्योंकि जब उनका काम एआई से, ऑटोमेशन से या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से हो रहा है तो वो किसी भी ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट को हायर नहीं करना चाहेगा, वो उसको पैसे नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसका वही काम जो आदमी वो उसका ऑलरेडी एक एम्प्लॉय कर रहा था, ऑलरेडी एक ह्यूमन एम्प्लॉय जो काम कर रहा था वही काम कौन करेगा? एक मशीन करेगी। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट आपका होगा उसी को हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये आज के टाइम में आईटी इंडस्ट्री की बात करें या एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें, ये इन जनरल ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको अगर हम लेकर चले तो वहां पर ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़े नंबर से लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कई कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल ने एआई करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना चैटबॉट बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चैटबॉट बना दिया। हर कंपनी ने अपने एक एआई टूल्स इस तरीके के डिजाइन किए हुए हैं जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब ऐसे में आप किसी ह्यूमन को, एम्प्लॉयर जो होगा वो किसी एक आदमी को अपने आप पर काम पे नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि वहां पेमेंट उसको डबल देना पड़ेगा। तो उस पेमेंट को रोककर वो उसी पेमेंट को वो एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर लगाने की कोशिश करेगा। इसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट माना गया। जॉब्स आर लॉस्ट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स विद सिग्निफिकेंट प्रिडिक्शन ऑफ जॉब थ्रेट्स फ्रॉम ऑटोमेशन, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इसके बाद आता है एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है? लिंक टू इकोनॉमिक साइकिल्स विद अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्रीजिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटिवली लो इन इंडिया। ठीक है, समझिए यहां पर बात हो रही है कि यदि आपके देश में अगर रिसेशन बढ़ जाए, आर्थिक मंदी बढ़ जाए, आर्थिक मंदी बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति उस समय क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम एंड डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। और वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ जाए, उस देश के अंदर अगर आर्थिक वृद्धि जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो उस जगह पर क्या होगा? वहां पर वो आदमी ऑटोमेटिकली हो सकता है उसको दोबारा वापस से कोई किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट मिल भी गया हो या मिल जाएगा। तो दैट इज द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कि ड्यू टू रिसेशन, आर्थिक मंदी के कारण फैली बेरोजगारी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि रिसेशन के कारण होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा? तो उसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी हिंदी में कहते हैं। लिंक टू द इकोनॉमिक साइकिल्स विद अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम एंड डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो जॉब होना, रिसेशन आया जॉब नहीं है, रिसेशन गया जॉब फिर आ गई, रिसेशन फिर आया फिर जॉब नहीं है, तो लगातार ऐसी साइकिल चलती रहती है इकोनॉमी के अंदर। तो उसी को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमने बोल दिया। नेक्स्ट इसके बाद बनता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या एक तरीके से घर्षण युक्त बेरोजगारी। ठीक है, घर्षण युक्त बेरोजगारी अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे उसी से कुछ रिलेटेड है ये। टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट व्हाइल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन जॉब्स, इट्स वॉलंटरी एज वर्कर्स सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज। सपोज करिए यहां पर एक आदमी है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहा है, ठीक, बट वो अगर इस जॉब को छोड़कर किसी दूसरी जॉब के सर्च के लिए जाता है, कोई दूसरी जॉब करना चाहता है, किसी दूसरी जॉब के लिए जाना चाहता है, और उसके अलावा अगर उसने कोई एक जॉब से किसी दूसरी जॉब के बीच में जो टाइम उसका बीच में लगा है, जिस समय वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो टाइम एक तरीके से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति के पास में ऑलरेडी एक जॉब अवेलेबल है, ठीक है, ये ए जॉब अवेलेबल है इस व्यक्ति के पास में, या स्मॉल ए जॉब अवेलेबल है कैपिटल ए के पास में। अब अगर ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अगर एक बेटर अपॉर्चुनिटी, यानी कि बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं कि बी, हम मान लेते हैं अगर ये बी की तरफ जाता है, तो ये ए से बी में जाने का जो समय लगेगा, इसका ए से बी में जाने का जो समय लगेगा, जब कभी भी ये अनएम्प्लॉयमेंट माना गया है, तो उसी को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोल के चलते हैं। यानी कि अगर इट्स वॉलंटरी एज वर्कर सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दो तरीके के थे, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, तो इसको अपने वॉलंटरी मान लिया। बाकी जैसे मान लो हो सकता है डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चरल, सीजनल, वल्नरेबल, टेक्नोलॉजिकल, साइक्लिकल,
ये इनवॉलेंटरी के केस में जा सकते हैं, लेकिन जब हम कभी भी बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की तो ये वॉलेंटरी होगा। क्यों वॉलेंटरी होगा? क्योंकि टेम्पररी है। ठीक, आपको अच्छी जॉब चाहिए थी, आपने अपनी जॉब छोड़ी और आप दूसरी जॉब की सर्चिंग के लिए चले गए, तो जितने टाइम में आप अनएम्प्लॉयड कहलाए, जितने टाइम तक के लिए, वो आपका एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बन जाएगा। इसके अलावा भी एक नाम आता है, कई बार देखने को मिलता है, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब इन जनरल ये समझ लीजिए इसमें कि व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डायरेक्टली डिक्लेयर दैट दे हैव इन नो जॉब फॉर देयर सिटीजंस, तो उसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मान लिया जाएगा। या फिर लोग अपने हिसाब से कहते हैं दैट वी डोंट वांट टू डू एनी वर्क। ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि वॉलेंटरी के केस में कुछ कुछ चीजें ऐसी बन सकती, ऐच्छिक बेरोजगारी, तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी का केस ये भी बनेगा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक व्यक्ति खुद ही कह दे कि मैं किसी कार्य में मतलब संलग्न नहीं होना चाहता, आई डोंट वांट टू डू एनी जॉब, आई डोंट वांट टू डू एनी वर्क, दैट इज बेसिकली द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलेंगे। या फिर इफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री is declaring that we don't have any job for the persons, for the people of our nation, of our country, तो वो भी एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप बन जाएगा। तो ये सेवरल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अभी हमने देखे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। डिस्गाइज, स्ट्रक्चरल, सीजनल, वल्नरेबल, टेक्नोलॉजिकल, साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनको एक बार आप देख लीजिए, इनको ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन भी चुके हैं, तो डेफिनेशन वाइज इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम आगे चलेंगे, दैट इज मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर हम किस तरीके से मेजरमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का कर सकते हैं, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजरमेंट करेंगे, गणना क्या होगी, कैसे गणना करें। कुछ मेथड्स, जैसे कि हमने कहा फर्स्ट यहां पर लेबर फोर्स, दिस कंप्राइजेस इंडिविजुअल हु आर ईदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड विद इन एन इकोनॉमी। या तो एम्प्लॉयड है, या तो एम्प्लॉयड है, या फिर अनएम्प्लॉयड है, लेकिन इसका मतलब यहां पर अनएम्प्लॉयड तो लिख दिया, लेकिन इसका मतलब सीकिंग होना चाहिए, सीकर्स होने चाहिए, यानी कि कैटेगरी नंबर 2 वाले लोग होने चाहिए सीकर्स विद इन एन इकोनॉमी, तो उसे क्या मान लिया गया, उसे मान लिया गया लेबर फोर्स। ठीक, दूसरी तरफ बात हो रही है आउट ऑफ द लेबर फोर्स। आउट ऑफ द लेबर फोर्स कौन हो गए? दोज नीदर एम्प्लॉयड, ठीक है, ना तो एम्प्लॉयड है नोर एक्टिवली सीकिंग इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ना तो उसके पास रोजगार है, ना रोजगार के लिए वो प्रयासरत है, सच एज स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी आउट ऑफ लेबर फोर्स। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर एक हाउस मेकर है, कोई घर में काम करने वाला व्यक्ति है, महिला है, कोई भी XYZ, तो अगर वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क यानी कि ऐसा घरेलू कार्य जिसके लिए उनको कोई किसी तरीके का पैसा नहीं मिल रहा हो, उसमें एंगेज हो, या स्टूडेंट्स हो, तो वो आउट ऑफ लेबर फोर्स माने जाएंगे, उनको लेबर फोर्स में हम काउंट यहां पर नहीं करके रखते। इसी के आधार पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालेंगे फिर अब हम, यहां पर क्या होगा, इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, यानी कि यहां पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टू द लेबर फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स। दिस रेट कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक जॉब अवेलेबिलिटी इन इंडिविजुअल, जॉब सीकिंग बिहेवियर, यानी कि इसका इसमें डिवाइड कर दो आप, तो आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल कर आ जाएगी, बेरोजगारी दर निकल कर आ जाएगी, नंबर ऑफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में MPPSC के अंदर पूछा गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को किस तरीके से निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स, कई सारे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है,
और ये जो कैलकुलेशन करेगा, ये कैलकुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनएसएसओ, या फिर एनएसओ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। एनएसएसओ मिलेगा तो यहां पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और एनएसओ की बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनएसओ। ठीक है, पहले दो ऑर्गेनाइजेशन चलते थे, एक तो था एनएसएसओ और एक था सीएसओ। इन दोनों को मर्ज करके 2019 में 2019-20 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको नाम दे दिया गया एनएसओ। ठीक है, यानी कि सीएसओ प्लस एनएसएसओ इज इक्वल टू एनएसओ। इन दोनों के मिलने से जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसको एनएसओ नाम दिया हुआ है। तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का काम करेगा। और उसके बाद में एनएसओ डेटा पब्लिश करता है, देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, वो अपना डेटा निकालती है। सीएमआईई अपना डेटा निकालेगा अनएम्प्लॉयमेंट पर। जो रिपोर्ट्स कई बार देखने को मिलती हैं करंट में, ध्यान रखिएगा इसको, सीएमआईई की रिपोर्ट आएगी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सीएमआईई। तो इसकी रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीएमआईई, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आपको ऑफिशियल कोई रिपोर्ट देखनी हो इन जनरल, तो हमेशा डेटा देखिएगा सीएमआईई का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक, तो इसके जरिए, इस फॉर्मूला के जरिए हम इन्फ्लेशन को अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स। अब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड में तो कोई भी हो सकता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड में तो कोई भी हो सकता है भाई। जो कैटेगरी नंबर 3 का था, कैटेगरी नंबर 4 का था, वो भी अनएम्प्लॉयड थे, और कैटेगरी नंबर 2 वाला भी अनएम्प्लॉयड था। तो 2, 3, 4 तीनों आ सकते हैं यहाँ पर। और लेबर फोर्स में ओनली कौन आएगा? कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2, उनको लेबर फोर्स में हम लेकर चलेंगे। तो उसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको कि इस तरीके से हम, ये लेबर फोर्स हमने किसको बोला है? ईदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड विद इन एन इकोनॉमी बट सीकिंग फॉर वर्क। यहां पर दोज नीदर एम्प्लॉयड नॉर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, दैट इज आउट ऑफ लेबर फोर्स। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये इस तरीके से हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल दी। अब ये लगातार क्या होती रहेगी? दिस रेट कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक जॉब अवेलेबिलिटी एंड इंडिविजुअल जॉब सीकिंग बिहेवियर। जॉब अवेलेबल है, जॉब अवेलेबिलिटी है, कोई व्यक्ति का किस तरीके का जॉब बिहेवियर है, कैसी नौकरी वो करना चाहता है, किस तरीके की नौकरी उसे मिली है, उसके आधार पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिसाइड किया जाता है। उसके आधार पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसको इंडिया और अमेरिका के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या बात की जा रही है। While the US and India both measure unemployment rates, their economic structure methods are different significantly. The US is more industrialized, where India possesses the substantial informal sectors. यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पर जो कल्चर है थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन का कल्चर है। और अगर हम हमारी बात करें तो हमारे पास में एक इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, या फिर ऐसे जो एक तरीके से ऐसे सेक्टर्स जिनमें कोई प्रॉपर्टी एक तरीके से नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उनको इनफॉर्मल सेक्टर हमने यहां पर बोल दिया। मेकिंग द मेथड्स यूज्ड टू मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट डिस्टिंक्ट, यानी कि यूएस में ये सिस्टम अलग होगा और हमारे यहाँ पर ये सिस्टम अलग होगा। अब यहाँ पर बात चल रही है कि जो भी आपके पास में डेटा मिल रहे हैं ये एनएसएसओ से मिल रहे हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मिल रहे हैं। तो ये डेटा हमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन देने की कोशिश करेगा, या उसके हिसाब से हमें ये डेटा मिलने शुरू होंगे। ठीक, अच्छा, कभी भी मिल सकते हैं। द इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट इज वाइड स्प्रेड। इंडिया के अंदर इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट इज वाइड स्प्रेड एंड इंडिविजुअल्स ऑफन एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर। हर साल आदमी कुछ ना कुछ डिफरेंट करता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर साल पूरे साल पर वो एक ही जैसा कार्य कर रहा है। एक ही जैसा कार्य करने वाली पॉपुलेशन इंडिया में बहुत कम है, लेकिन अलग अलग कार्य करने वाली पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। दिस फ्लूइडिटी challenges unemployment measurement। तो
तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सपोज करिए एक अनएम्प्लॉयड 1 वीक बट एम्प्लॉयड इन कैजुअल लेबर ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड एज अ फार्मर फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर, दिस द क्वेश्चन अराइजेस, शुड दे बी क्लासिफाइड एज अनएम्प्लॉयड। अगर कोई आदमी एक थोड़े समय के लिए, 1 वीक के लिए अगर हमने बोल दिया वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, फॉर 1 वीक, बट एम्प्लॉयड इन कैजुअल लेबर इन द फॉलोइंग मंथ, यानी कि उससे पहले वाले मंथ में या उसके बाद वाले मंथ में अगर उसके पास में कार्य हो एज अ फार्मर, किसान की तरह, एंड एज अ फार्मर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, और पूरे साल भर वो एक किसानी की तरह कार्य कर रहे हैं, तो क्या हम इस व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट में क्लासिफाई करें या नहीं करें? अनएम्प्लॉयड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इट इज अ बिग डील। वो क्यों है? वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे यहां पर हम इनफॉर्मल सेक्टर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन यूएस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वहां पर एक फिक्स एम्प्लॉयमेंट इंसान के पास में, एक व्यक्ति के पास में होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो इस वजह से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां मिलेगा, हमारे यहां पर नहीं मिलेगा। अब यहां पर जो फ्रेमवर्क है, इंडिया का फ्रेमवर्क, वो किस तरीके से काम करता है उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडिया यूजेस टू मेजर्स फॉर क्लासिफाइंग इंडिविजुअल्स वर्किंग स्टेटस, ठीक है, एक तो यूपीएसएस और दूसरा सीडब्ल्यूएस। यूपीएसएस में क्या बोला जा रहा है? यूपीएसएस का मतलब क्या है? यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। इसमें क्या बात आ रही है? एन इंडिविजुअल्स प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय देयर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द previous year. However, those with the subsidiary roles may still be classified as employed if they engaged in economic activities for at least 30 days. अगर कोई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि मुख्य रोजगार, प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट, मुख्य रोजगार, इज डिटरमाइंड बाय देयर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल में आपने क्या किया है? आपकी आर्थिक हालात किस तरीके के थे? उन आर्थिक हालातों के आधार पर क्या आप उस कार्य से खुश थे? अगर आप उस कार्य से खुश थे तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, अगर आप उस कार्य से खुश नहीं है तो आप उस कार्य से छूट जाएंगे, उस कार्य को छोड़ देंगे और किसी दूसरे कार्य के लिए चले जाएंगे। यहां पर ये वाली बात की जा रही है। वो इकोनॉमिक स्टेटस से पता, जो पिछले साल के, जैसे पिछले साल मान लीजिए कोई आदमी ने 1 करोड़ रुपए कमाया, वो 1 करोड़ रुपए कमाकर खुश है, सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, तो ठीक है, वो उस कार्य को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने पूरे साल भर में अगर मान लीजिए 50,000 रुपए कमाए, अब 50,000 से उसका पूरे साल भर का खर्चा नहीं चल पाया, अब नहीं चल पाया, उस केस में ऑटोमेटिकली वो क्या मान लिया, क्या हो जाएगा, फिर वहां से उसको चेंज करना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयमेंट उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बात आ रही है, दोज विद द सब्सिडियरी रोल्स मे स्टिल बी क्लासिफाइड एज एम्प्लॉयड, ठीक है, इफ दे इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर एटलीस्ट 30 डेज। अगर 30 दिन तक भी अगर कोई आदमी किसी कार्य में, उस पर्टिकुलर कार्य के अंदर अगर लिप्त है या वो कार्य कर रहा है, संलग्न है उस कार्य में, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा, क्लासिफाइड एज एम्प्लॉयड इफ दे इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर एटलीस्ट 30 डेज। यानी कि यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, प्रिंसिपल स्टेटस तो पूरे साल भर का स्टेटस आ गया, सब्सिडियरी स्टेटस 30 डेज का स्टेटस, ठीक है, उसको सब्सिडियरी बोल दिया गया। एग्जाम्पल यहां पर दिया जा रहा है, एन इंडिविजुअल हु वाज अनएम्प्लॉयड फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने तो बेरोजगार था, बट वर्कड एज अ कैजुअल लेबर फॉर 7 मंथ्स इन द प्रीवियस ईयर। पर 7 महीने उस व्यक्ति ने क्या किया है? एक लेबर की तरह काम किया है, वुड बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू द यूपीएसएस। तो अब वो क्या माना जाएगा? एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। 5 महीने बेरोजगार, सीजनल कंसेप्ट हो गया, 5 महीने बेरोजगार है और 7 महीने उसके पास करने के लिए कार्य है, तो वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, सीजनल एम्प्लॉयमेंट में चला गया, तो इसलिए उसको एम्प्लॉयड मान लिया गया। करंट वीकली स्टेटस, इसको भी एज एन एग्जांपल ही समझ लेते हैं, एक डेफिनेशन वाइज यहां पर बोला जा रहा है, करंट वीकली स्टेटस अडॉप्ट्स अ शॉर्टर रेफरेंस पीरियड फोकसिंग ऑन एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ड्यूरिंग द प्रेसीडिंग वीक। दिस शॉर्टर टाइम फ्रेमवर्क में रिजल्ट इन हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कंपेयर टू यूपीएसएस। यानी कि यहां पर बात है कि an individual is considered employed in CWS if they worked for at least 1 hour on at least 1 day during the 7 days preceding the survey। यानी कि करंट वीकली स्टेटस क्या बन जाएगा? एक व्यक्ति एक दिन में एटलीस्ट 1 घंटे तो कार्य करेगा ही करेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर 1 घंटा भी अगर कार्यरत है पर वीक, अगर वो 7 घंटे कार्यरत है, 7 आवर्स अ वीक अगर वो कार्य कर रहा है, तो उसे भी एक एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा, वो भी एक एम्प्लॉयड की करंट सिचुएशन में आ जाएगा।
Current daily status unemployment is another method to measure unemployment, but it is used rarely in India. Current daily status, करंट डेली स्टेटस में 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज। अब हम 1 घंटा रोज नहीं निकाल के हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, पूरे वीक की। जब कभी भी एम्प्लॉयमेंट, जब आप न्यूज पढ़िएगा कभी, तो न्यूज़ वगैरह के अंदर कई बार बात करने में आती कि 7 दिन के अंदर एटलीस्ट जो है 40 आवर्स इन 7 डेज आपका काम होना चाहिए, 14 आवर्स इन 7 डेज आपका काम होना चाहिए। अब यानी कि अल्टीमेटली क्या हो गया ये, अगर एक दिन में मान लीजिए हम इसको संडेज पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास में बच गए 5 ही दिन। लेकिन वीक तो पूरा 7 दिन का काउंट हो रहा है, तो 5 दिन बचे, तो 8 घंटे निकल के आ रहे हैं। यानी कि एक वीकली एक व्यक्ति को पर डे के हिसाब से अगर 8 घंटे काम करना पड़े, तो वो 5 दिन में 40 घंटे कवर कर लेगा। अगर 8 घंटे एक व्यक्ति काम कर रहा है एक दिन में, तो वो 40 घंटे यहाँ पर कवर कर सकता है। सैटरडे संडे को हम अलग तरीके से काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्किंग डे में काउंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीक में तो काउंट होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि 5 दिन का ही वीक हुआ, वीक तो पूरा 7 दिन का हुआ है। आपको छुट्टी मिल गई वो एक बात अलग है, सैटरडे संडे आपको काम नहीं करना पड़ा वो एक कंसेप्ट अलग है, लेकिन यहाँ पर कहने में ये आएगा कि पूरा 7 दिन का एक वीक है, और पर डे अगर आप 8 घंटे काम करें तो 40 घंटे आपने यहाँ पर काम कर लिया। Some other indicators are also used for unemployment measurement like PLFS, ठीक है, Periodic Labor Force Survey, Labor Force Participation Rate, WPR Worker Population Ratio। बहुत सारे इस तरीके के रेशियोज, इस तरीके की चीजें आती हैं जिनके जरिए भी आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो निकाल सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि मेनली तो हम 2-3 चीजें यहाँ पर देखते हैं, एक तो यूपीएसएस देखते हैं और दूसरा सीडब्ल्यूएस देखते हैं। ठीक है, करंट वीकली स्टेटस सीडब्ल्यूएस, और यूपीएसएस यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, दैट इज यूपीएसएस। नेक्स्ट, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट के समय। इनफॉर्मल इकोनॉमी कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, अभी इतनी देर से हम बात कर रहे थे कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, नेचर उसका इनफॉर्मल है, जैसे कि ग्रामीण इलाकों के अंदर वहां पे लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कंपेयर टू अर्बन एरियाज ड्यू टू ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पोरेडिक वर्क, यानी कि जैसे खेत है, ठीक है, या किसी तरीके का कोई छोटा मोटा कार्य, लेबर वर्क है, तो वो वहां पर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द इनफॉर्मल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज में लीड टू लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कंपेयर टू अर्बन। ठीक है, यानी कि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा और गांवों में अनएम्प्लॉयमेंट कम, यहाँ पर सीधी सी बात ये बोली जा रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। द प्रेविलेंस ऑफ इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मीन्स द इंडिविजुअल ऑफन शिफ्ट बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पोजिंग मेजरमेंट चैलेंजेस। सबसे ज्यादा तो दिक्कत इसी के अंदर है कि आप लगातार, जैसे मान लीजिए एक काम से किसी दूसरे काम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो कैसे हम उसको मेजर कर पाएंगे। कोई व्यक्ति गांव से शहर में, शहर से गांव में, गांव से शहर में, शहर से गांव में शिफ्ट हो रहा, तो कैसे आप एम्प्लॉयमेंट उसका पता लगा पाओगे। ट्रेड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट फ्रेमवर्क इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया रिक्वायर अ ट्रेड ऑफ। लॉन्गर रेफरेंस पीरियड में यील्ड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स व्हाइल शॉर्टर पीरियड्स में रिजल्ट इन हायर रेट्स। ट्रेड ऑफ का मतलब, अगर एक इकोनॉमी का एक ऐसा पीरियड जहां पर इकोनॉमी काम नहीं कर रही है, ट्रेड ऑफ की सिचुएशन में है, ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, जैसे अ शॉर्टर रेफरेंस पीरियड सच एज द 1 वीक टाइम फ्रेम इन सीडब्ल्यूएस कैन कैप्चर फ्लक्चुएशंस इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बट मे नॉट रिप्रेजेंट द बॉर्डर एम्प्लॉयमेंट पिक्चर एक्यूरेटली। सीडब्ल्यूएस क्या करेगा, आपका यहाँ पर स्पेन बताया जा रहा है, ट्रेड ऑफ बीच में आ रहा है यहाँ पर कि एक टाइम पे तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो और दूसरे टाइम पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, तो आपने सीडब्ल्यूएस से वीकली तो निकाल लिया, लेकिन एक लार्जर पिक्चर जो होगी, एक बड़ा जो सेगमेंट होगा, बड़ा इकोनॉमिक जो सेगमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट होगा, उसको आप एक्यूरेट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इसकी कोई गारंटी श्योरिटी नहीं होती उस केस में। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉकडाउन का भी एक इम्पैक्ट काफी ज्यादा माना जाता है कोविड-19 की वजह से। अगर यहाँ पर बोला गया इन इंडिया पोज्ड अ यूनिक चैलेंज टू एम्प्लॉयमेंट measurement while the lockdown's economic disruption was not immediately reflected in the periodic labor force survey. Unemployment rates and longer term effects were seen in subsequent surveys. Individuals who lost jobs during the lockdown may not be classified as unemployed if they found employment within 6 months, further complicating the measurement. यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपको कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद में अगर कार्य मिल गया है, तो वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में, उसको अनएम्प्लॉयमेंट में उसको
नहीं माना गया है। इसी कारण कहा गया था कि इंडिया में थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरी भी थी कोरोना के बाद में, कोविड-19 के बाद में। जब कोरोना खत्म हुआ तो लोगों को दोबारा वापस धीरे धीरे काम मिलने लगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई। लेकिन उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ड्यूरिंग कोविड-19 सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट। सारे काम छूट गए, सब कुछ छूट गया, तो ऑटोमेटिकली क्या, अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। कॉजेज इसके क्या क्या है? कॉजेज बहुत सारे, जैसे बहुत सारे रीजन बन सकते हैं, जैसे लार्ज पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या सबसे बड़ा रीजन। लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स नहीं होना, एजुकेशनल लेवल आपका ठीक नहीं होना, लेबर इंटेंसिव सेक्टर सफरिंग फ्रॉम द स्लो डाउन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरली इतने ज्यादा नहीं हो रहे डीमोनेटाइजेशन के बाद में। लेबर इंटेंसिव इतने ज्यादा सेक्टर जो है वो थोड़े से दिक्कत में, स्लो डाउन है वहां पे, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा नहीं लग रहा उनके अंदर, इन्वेस्टमेंट्स कम है। नेक्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना एग्रीकल्चर सेक्टर आपका लो प्रोडक्टिव होगा उतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेगा। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, इनएडिकेट स्टेट सपोर्ट, मान लो अलग अलग तरीके की सरकारें हैं, अलग अलग तरीके की उनकी पॉलिसीज हैं, राज्यों में अलग, केंद्र में अलग, तो उनकी वजह से भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। फाइनेंशियल एंड मार्केट लिंकेज टू द स्मॉल बिजनेसेस सच एज एंटरप्राइजेस अनवायबल विद द कॉस्ट एंड कंप्लायंस ओवररन्स। ठीक है, ओवररन्स हो जाए यानी कि आपका जो उधार है, उधार तो बढ़ जाए और रेवेन्यू घट जाए, तो ओवररन्स में वो प्रॉब्लम एक ज्यादा है। इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ में आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर लगातार जो है इन्वेस्टमेंट घट रहा है। इन्वेस्टमेंट का घटना, कम होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे इन्वेस्टमेंट कम होगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो है वो वीकन होता चला जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम में आता चला जाएगा। इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ना हो पाना, और लो इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। The huge workforce in the country is associated with the informal sector because of a lack of required education skill. एजुकेशन स्किल्स का नहीं होना, उसकी वजह से मैक्सिमम जो इनफॉर्मल जो पॉपुलेशन है हमारी वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करती है। एंड दिस डेटा इज नॉट कैप्चर्ड इन एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। और इस डेटा को जनरली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको काउंट नहीं किया जाता। द मेन कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल्स and colleges is not as per the current requirement of the industries। जो हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिखाया जाता है, जो एक हमारा एजुकेशन का लेवल है, वो आपकी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स दैट डेटर वुमेन फ्रॉम टेकिंग कंटिन्यूइंग द एम्प्लॉयमेंट। रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स जस्ट लाइक, जैसे शादी होना, बच्चे होना, ठीक है, या आउट ऑफ द सिटी नहीं जा सकना, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर महिलाओं पर होना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं जो है वो इस तरीके के कार्यों में संलग्न नहीं हो पाती। तो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये सारे मेनली कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन हो सकते हैं। इम्पैक्ट इसका क्या आएगा? इम्पैक्ट भी हम देखते हैं। इम्पैक्ट इसका क्या आएगा? इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। बिल्कुल ठीक है, गरीबी बढ़ जाएगी। द गवर्नमेंट सफर्स एन एक्स्ट्रा बोरोविंग्स बर्डन। बिल्कुल, सरकार को ज्यादा पैसा उधार लेना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन। बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो इंडस्ट्री काम नहीं करेगी, और इंडस्ट्री काम नहीं करेगी तो प्रोडक्शन आपका ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। एंड लेस कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स भी घटेगा बाय द पीपल। अनएम्प्लॉयड पर्सन्स कैन इजीली बी एंटाइज्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट। बिल्कुल हो सकता है, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन अगर है तो वो किसी भी तरीके के क्राइम में, किसी भी तरीके के अपराध में लिप्त हो सकता है, कोई भी गलत कार्य में, किसी गलत श्रेणी में जा सकता है पैसे की कमी के लिए, पैसे की कमी के चलते। दिस मेक्स देम लॉस्ट फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ द कंट्री। तो ऑटोमेटिकली उसका जो विश्वास होगा वो देश से, सरकारों से भटकता चला जाएगा, जो कि आजकल चल भी रहा है, देखने में भी आ रहा है कि सरकारों से विश्वास भटकना ये एक बहुत बड़ा रीजन है और एक रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट और इसके बीच में, कि
आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पाती लोगों का, बच्चों का, या जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया, और जो पेपर लीक हुआ तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है, जो कैंडिडेट है, उसका गवर्नमेंट के ऊपर से फेथ जो है, ट्रस्ट जो है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का जो होता है उनमें आपका फेथ जो है उसका लॉस होना। पीपल अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम में इंडल्ज इन इलीगल एंड रॉन्ग एक्टिविटीज और अर्निंग मनी विच इंक्रीजेस क्राइम इन द कंट्री। बिल्कुल, ज्यादा टाइम तक अगर अनएम्प्लॉयड है तो वही इलीगल एक्टिविटीज के अंदर, क्राइम के अंदर चला जाएगा कोई भी व्यक्ति। Unemployment affects the economy of the country as the workforce that could have been gainfully employed to generate resources actually gets dependent on the remaining working population। यानी कि क्या है, ये किस चीज को अफेक्ट कर रहा है? द इकोनॉमी। कैसे? कंट्री एज द वर्कफोर्स दैट कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, यानी कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं और रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, ये एक तरीके से इनके रिसोर्सेज के ऊपर जो आपकी बाकी की पॉपुलेशन है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। यानी कि 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस द जीडीपी बाय 2%। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का अगर अनएम्प्लॉयमेंट होना, अनएम्प्लॉयड हो जाना, बेरोजगार हो जाना, बाकी के 2 या 2 से ज्यादा लोगों के ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट लेकर आएगा डिपेंडेंस की वजह से। ठीक है, जैसे कई बार आपने कहने में भी सुना होगा कि 10% लोग अगर देश के एम्प्लॉयड हैं और तो बाकी के पूरी देश की इकोनॉमी को एक साथ चलाते हैं, बाकी के पूरे देश की इकोनॉमी एक साथ रन करते हैं। तो वो इसी वजह से कि 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस द जीडीपी बाय 2%। इट इज ऑफन सीन दैट अनएम्प्लॉयड पीपल एंड अप गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स, अल्कोहल, अटेम्प्टिंग सुसाइड्स, लीडिंग टू लॉसेस। कई बार देखने में आता है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। इन सबका कम होना, ठीक है, इन सबका बढ़ना, वो इन सबका बढ़ना क्यों? क्योंकि लगातार अगर बेरोजगारी अगर बढ़ती जाए तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग्स में, अल्कोहल वगैरह, ठीक है, सुसाइड, जैसा कि हम बहुत बार कई बार सुनते आते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में, ठीक, या ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द जो कंट्री है, देश के जो मानव संसाधन है उनमें लगातार कमी होना, ये प्रॉब्लम्स लगातार देखने में आती है। सुसाइडल प्रॉब्लम्स हम कई बार देखते हैं कि जो बच्चे, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी व्यक्ति का, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, जो कि एक सबसे ज्यादा आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है गवर्नमेंट के सामने। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है वो ये कि क्या ये सही है या गलत है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है समझने के लिए। और ये टोटली गलत होता है क्योंकि आप अपने किसी एक फेलियर की वजह से, जीवन में अगर किसी एक फेलियर अगर आपको मिला है, उस एक फेलियर की वजह से अगर आप अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल करते हैं, और अपनी लाइफ के साथ साथ उस व्यक्ति ने सुसाइड की, उसके साथ साथ उसकी फैमिली का जो फ्यूचर था, उनके जो फीलिंग्स थी, उन सबको जो आपने हर्ट किया है, तो वो भी एक नेगेटिव सेंस माना जाता है शास्त्रों में। इन जनरल अगर आप बात करें, जैसे जब कभी भी आत्महत्या या सुसाइड की बात आती है तो शास्त्रों में इसे पूरी तरह से एक पाप बताया गया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर सुसाइड की है, आत्महत्या की है, तो वो पुण्य नहीं मानकर उसे पाप माना गया है, जो कि बिल्कुल पाप भी है। क्योंकि आप बाकी के लोगों को, अपने परिवार को, अपने साथ वाले लोगों को, इन सबको कहीं ना कहीं परेशान करके इस दुनिया से चले जाते हैं। यानी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले नहीं कर पाए ठीक तरीके से, आप उन सिचुएशन से लड़ नहीं पाए, तो आपने सुसाइड कर ली, जो कि एकदम बिल्कुल कहीं से भी कहीं सी हद तक सही नहीं ठहराया जा सकता। तो इसलिए ये चीजें सोचने से पहले, पहली बात तो सोचने में आनी ही नहीं चाहिए, और जब सोचने में आ भी जाए तो हमें इनके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि आपके परिवार का, उन लोगों का जिन लोगों ने आपको इतना पाला पोसा सब कुछ किया, उन लोगों का आगे क्या होगा। तो वो एक समझने वाली बात होती है। अब गवर्नमेंट के जो रिसेंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, वो रिसेंट इनिशिएटिव्स इसके ऊपर क्या क्या है, सरकारें इनके ऊपर क्या क्या काम कर रही है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्कीम्स जैसे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट न्यू जॉब्स, नई जॉब्स, कोविड-19 की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उनकी वजह से नई जॉब्स वगैरह बनाना, दैट इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में इस योजना को लाया गया था, नई अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसी योजना को आगे फिर धीरे धीरे एक्सटेंड किया जा रहा है अभी। नेशनल करियर सर्विस एनसीएस प्रोजेक्ट बिल्कुल चलता है, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा इसका नाम, नेशनल करियर प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्म्स द नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस टू ऑफर वेरियस करियर रिलेटेड सर्विसेज। अगर आप एनसीएस के ऊपर रजिस्टर्ड है, एनसीएस पोर्टल पर अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है, तो उसके पास में गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी किसी भी चीज की अगर कोई
टेंडर बेस या किसी तरीके का अगर कोई एम्प्लॉयमेंट निकलता है तो वो एम्प्लॉयमेंट उस व्यक्ति को मिल जाएगा उस केस में। ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट मनरेगा, जो कि 2005-2006 में शुरू किया गया था, 2005 में एक्ट, और फिर उसके बाद 2006 में इस योजना को शुरू कर दिया गया। 100 दिन का रोजगार, ये एक बहुत अच्छी योजना जनरली चलती है कि इसके जरिए गांवों में या छोटे एरियाज के अंदर लोगों को, अनस्किल्ड वर्कर जो हैं उनको रोजगार दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात यहां पर की जाती है। इसके बाद गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बात की जाती है। 2020 में ये भी लॉन्च हुआ। वही कोरोना जब तक थोड़ा सा भारत में पैर अपने पसार चुका था, गरीब कल्याण जो अभियान शुरू किया गया, रोजगार अभियान, इसमें क्या कहा गया, दिस 125 डे कैंपेन एम टू प्रोवाइड इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स एंड अफेक्टेड रूरल पॉपुलेशन ड्यू टू कोविड-19। कोरोना के कारण जितने भी जो ग्रामीण थे, जो श्रमिक थे, जो अपने अपने घरों में, अपने अपने एरियाज में वापस आए, उन लोगों को 125 दिन का एक तरीके से मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, 125 डेज का उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उसका ये एक प्रोसेस था। इट फोकसेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज इन 116 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द 6 स्टेट विद अ बजट ऑफ 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ का बजट इसके लिए गवर्नमेंट ने दिया था। 116 जिलों में इस योजना को लागू किया गया था। 6 राज्यों के 116 जिलों के अंदर ये योजना शुरू की गई थी कोविड-19 के समय। 50,000 करोड़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर अमाउंट। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन 2011 का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड बैंक ने इसको सपोर्ट किया हुआ। इसके लिए एम्स टू एनहांस द इनकम ऑफ रूरल पीपल हाउस होल्ड थ्रू सस्टेनेबल लिवलीहुड रिक्वायरमेंट्स एंड बेटर एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज। जो ग्रामीण गरीब लोग हैं उनके लिए एक तरीके से आजीविका उनका चलाना, उनको छोटे छोटे रोजगार प्रोवाइड करना, उनको सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, आर्थिक मदद उन तक पहुंचाना। तो ये सारा नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का एक पूरा जो इनिशिएटिव है उसका रोल था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अनाउंस्ड ऑन सितंबर 2014 एज पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना फोकसेस ऑन डाइवर्सिफाइंग द इनकम्स ऑफ रूरल पीपल फैमिलीज एंड फुलफिलिंग द करियर एस्पिरेशंस ऑफ द रूरल यूथ। यानी कि उनकी गरीब परिवार जो हैं उन, या जो बच्चे हैं गरीब बच्चे, उनकी इनकम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी आय का स्तर कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ही आजीविका मिशन के तहत ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यानी कि गांवों के बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो काम कर सकते हैं, उनको इस तरीके का कौशल उपलब्ध कराना ताकि वो इजीली पैसा अर्न कर सके, कुछ आजीविका अपनी अर्न कर सके। दैट इज ग्रामीण कौशल योजना। स्वनिधि योजना काफी ज्यादा फेमस है। वेंडर्स के लिए भी इसको कोविड-19 के समय इसको शुरू किया गया था 2020 में। इसमें कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपए तक के लोन की यहाँ पर बात की गई थी कि 10,000 का लोन जो है वो जो भी इस तरीके के लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना के कारण जो प्रॉब्लम हुई थी, स्ट्रीट वेंडर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मार्केट पूरी तरह बंद था, तो जो रेडी पटरी वाले होते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कतें आई। तो इसलिए क्या किया गया, उनको 10,000 रुपए की एक मदद दी गई थी ताकि वो अपना व्यापार जो है उससे थोड़ा सा, कोविड-19 के समय जो उनका व्यापार इफेक्ट हुआ उससे थोड़ा सा उभर सके। दैट वाज स्वनिधि। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन दिया जाता है। 3 अलग कैटेगरी के अंदर ये लोन जो है जनरली मिलता है। ठीक है। शिशु, किशोर और तरुण। जो मुद्रा लोन है वो 3 कैटेगरी में जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु कैटेगरी पे 50,000, ठीक है। तरुण कैटेगरी पे उसके ऊपर 50,000 से 5 लाख, और जो उसके किशोर और तरुण, किशोर पर 50,000 से 5 लाख और तरुण पर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन यहाँ पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसी को हम कौशल विकास योजना बोलते हैं। यानी कि स्किल्स डेवलपमेंट करना और उनकी स्किल्स के साथ में उनको एक एक्यूरेट रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाना। दिस इज द कंसेप्ट। उसके अलावा पीएलआई स्कीम, इसमें क्या बोला गया था कि 1.997 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर दिए गए 13 की सेक्टर्स के अंदर। तो इनमें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज यूथ। जितना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते चले जाएंगे, उत्पादन होता चला जाएगा, कोई वस्तु बनाते चले जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करते चले जाएंगे, उतना पेमेंट, उतना गवर्नमेंट आपको इंटेंसिफाइड करती रहेगी। यानी कि लोन देना, उसकी वैल्यू ज्यादा देना, तो ये लगातार चलता रहेगा। तो इसके लिए एक बड़ी स्कीम, अच्छी स्कीम आई थी ये, तो इसको भी शुरू किया गया था।
इसके अलावा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ये एक बहुत बड़ी कंसेप्ट, बहुत बड़ा चीज बनती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कभी भी सेंट्रलाइजेशन नहीं, एक इंडस्ट्री एक व्यक्ति के पास में मोनोपोली केस में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग उसमें मैनेजमेंट लेवल होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, लगातार जो है अच्छे लोग जो है वो काम करने वाले, उनको लगातार प्रमोशन मिलता रहे। ऐसे एम्प्लॉय, ऐसे लोग जो आपके इंस्टीट्यूट के लिए अच्छे हों, उनको लगातार आप जो है अच्छे से अच्छा उनको प्रमोट करते रहे, ठीक है, उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनके लिए दिया जाए, ठीक। नेक्स्ट, वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है वर्क फोर्स के अंदर ऐड करना। स्किल्ड वर्क फोर्स होना, ज्यादा ऐसे लोग होना जिनके पास में जो स्किल्ड है, जिनके पास में एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा बने जो स्किल्ड वर्क फोर्स को बनाने का काम करता है, स्किल्ड वर्क फोर्स बनने का प्रोसेस शुरू होता है जिसके अंदर। इफेक्टिव प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इस तरीके के जो प्रोग्राम, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक ठाक इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस योजना बना के छोड़ दी, नहीं, योजना अगर गवर्नमेंट ने बनाई है तो उस योजना का इंप्लीमेंटेशन करना आवश्यक माना जाता है। और एक यहाँ पर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो अभी रिसेंटली बनाई गई है, एनईपी डेवलपिंग अ कंप्रेहेंसिव नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है ये कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को किस किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, क्या क्या उनके ऊपर जो प्रोसेस है उनको ले सकते हैं, वो सारी चीजें। एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, particularly in developing countries like India, understanding the complexities of employment measurement is essential for effective policy making and addressing the challenges faced by the labor force। ये जो दो क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा हम देखेंगे कि what are the key criteria used by the International Labour Organization ILO to define unemployment, ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको करना है। How does the prevalence of informal employment in India pose challenges for the measuring unemployment? And what are the two major जो measures हैं used for classifying the individuals working status in India? इन दो क्वेश्चंस के आंसर देखिएगा, ठीक है, कोशिश करना कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाएं। अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो आज तक के लिए इतना ही। इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करिएगा, पूरा देखना कि कैसे क्या क्या यहाँ पर बातें हमने की हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।